Okay, good morning, students. Today we are going to continue few questions from the exercise 5.4. Day before yesterday हम लोगों ने exercise 5.4 start की थी, which was based on the adjoint of a matrix. अब adjoint of matrix के बाद फिर हम लोगों ने इसका inverse भी find out करना है. Now continuing exercise 5.4, 15th question start करने जा रहा हूँ मैं. 15th question में मुझे एक statement गिवन है. Capital A is a matrix 0 1 3 1 2 x 2 3 and 1, and after that A inverse is another matrix given which is whose value is 1 by 2 1 minus 8 5 minus 1 6 minus 3 1 2 y and 1. अब इसकी स्टेटमेंट में हम लोगों को सिर्फ ये लिखा हुआ है 15 क्वेश्चन की कि फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x एंड y. एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कुछ भी नहीं गिवन है सिवाय इसके कि ए मैट्रिक्स गिवन है और एक ए इनवर्स मैट्रिक्स गिवन है. तो बेटा जी यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये स्टेप याद रखना है. सीटीएम वी नो दैट कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विद द मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. याद रखिएगा कि जब भी कोई मैट्रिक्स है उसको उसकी इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्टेंट जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. और मैंने पहले भी बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का होता है जिस ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिसेस ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं. तो यहाँ पे फिर मैं यही वैल्यू पुट कर देता हूँ, ए इनवर्स और ए की 1/2, और ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू ये मैंने पुट कर दी है, एंड देन ए की वैल्यू ये मैट्रिक्स पुट कर दिया है, एंड दिस इज इक्वल्स टू I3. I3 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3. अब इसके बाद जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रो विल बी मल्टीप्लाई विद कॉलम, तो 1 माइनस 8 और 5 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आता है 0 माइनस 8 प्लस 10. इसके बाद 1 माइनस 8 और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आता है 1 माइनस 16 प्लस 15, एंड देन 1 माइनस 8 और 5 तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 3 माइनस 8x प्लस 5. सिमिलरली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0 प्लस 6 माइनस 6. Then second row with second column minus 1 plus 12 and minus 9. Then second row with third column minus 3 plus 6x minus 3. और उसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 0 2y plus 2. देन थर्ड रो जो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है तो 1 plus 4y plus 3. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे. देन थर्ड रो मल्टीप्लाई विद थर्ड कॉलम 3 plus 2xy plus 1. अब जब हम लोग क्या है इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर बचता है, यहां से बचता है 2. ये सारा कुछ आपस में कैंसिल आउट होकर 0. हियर इट इज 8 माइनस 8x, अगेन यहां कैंसिल आउट होकर 0 रह जाता है. 12 में से 10 माइनस किया 2 रह जाता है, एंड दिस इज 6x माइनस 6. आफ्टर दिस 2y प्लस 2 4y प्लस 4 4 प्लस 2xy. अब इसके बाद बेटा जी जो ये बाहर 1/2 है, बाहर 1/2 का मतलब है कि ये 2 जो है अंदर हर एक टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा, हर एक एलिमेंट के साथ. और जब हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ हमारे पास बचता है 1, जो 8 माइनस 8x है वहां बचता है 4 माइनस 4x. 6x माइनस 6 की जगह 3x माइनस 3, 2 की जगह बचता है 1, एंड आफ्टर दैट सिमिलरली हमारे पास y प्लस 1 2y प्लस 2 एंड 2 प्लस xy बचता है. और जब हम लोग दो मैट्रिसेस को इक्वल करते हैं तो बेटा ये हम लोगों को पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होते हैं. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस 4 माइनस 4x विल बी इक्वल्स टू 0. मैं यहाँ इसको इक्वेट कर देता हूँ. और नेक्स्ट एलिमेंट जो है लेट अस कंसीडर 2y प्लस 2 ले लीजिए या y प्लस 1 ले लीजिए, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू -1 आ जाती है. तो मींस टू से है कि अगर हम लोगों को स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ए और ए इनवर्स का रिलेशन हम लोगों को पता होना चाहिए कि ए इनवर्स इनटू ए इक्वल्स टू आई होता है, या बेटा जी दिस इज इक्वल्स टू ए इनटू ए इनवर्स. कोई भी रिलेशन हम लोग लगा सकते हैं और उन दोनों रिलेशन को लगाने के बाद वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. ठीक है बेटा, नोट कीजिए इसको. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट. ए मैट्रिक्स गिवन है. सबसे पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ए चेक करना है कि डिटर्मिनेंट ए 0 तो नहीं आ रहा है. जब सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट ए हमारे पास 10 आ जाता है, और यहां से हम लोग चेक कर लेते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो इट मींस क्या है, उसका इनवर्स मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता. आफ्टर दिस एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सारे कोफैक्टर्स के फॉर्मूले लगा के. कोफैक्टर a11 a12 a13 मतलब पहली रो का, उसका a21 a22 a23 दूसरी रो, a31 a32 a33 तीसरी रो.
और जब कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे उसका ट्रांसपोज निकालना होता है। ट्रांसपोज मतलब जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 7 माइनस 13 8, ये -7 माइनस 13 8 हो गया। उसके बाद 2 माइनस 2 3, 2 माइनस 2 एंड 3 3 7 माइनस 2, इस तरह से। और उसके बाद ए इनवर्स का फार्मूला होता है बेटा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, और ये हमारे पास आंसर आता है 1 बाय 10, और साथ में हम लोग एडजॉइंट ए लिख लेते हैं। ठीक है। Now in 18th question हम लोग को बेटा एक मैट्रिक्स गिवन है कैपिटल A इज इक्वल्स टू, कैपिटल A मैट्रिक्स गिवन है 5 3 -1 एंड -2, 5 3 -1 एंड -2, और हमको ये कहा गया है शो दैट या प्रूव दैट a स्क्वायर -3a -7i इज इक्वल्स टू 0। बेटा 7i का मीनिंग होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और कई बार अगर यहाँ पे i ना भी लिखा हो तो हम लोगों ने यही कंसिडर करना कि कांस्टेंट के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है। सो सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। a स्क्वायर मैंने बोला था a इंटू a होता है, a के एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं करना। 5 3 -1 -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 3 -1 एंड -2। जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो हमारे पास आता है 25 - 3 22, उसके बाद 15 - 6 9 आ जाता है हमारे पास। देन -5 + 2 इज -3, और उसके बाद -3 + 4 इज 1। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू लिख दी है। नाउ a स्क्वायर -3a - 7i, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। देखिए a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 22 9 -3 1 -3 टाइम a के एलिमेंट को 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। 15 9 -3 -6 -7i, आइडेंटिटी एलिमेंट्स को भी डायरेक्टली 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 0 1 होता है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो चेक कीजिए 22 - 15 - 7 0 हो गया, 9 - 9 अगेन 0, -3, और बेटा ये देखिए ये दो माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा तो ये भी 0 हो गया। 1 + 6 7, और ये माइनस का 7 0। देयरफॉर हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड था LHS a स्क्वायर -3a - 7i इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात थी लेकिन बेटा अब इसके बाद देखिए यहां लिखा है एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब बेटा जी एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम लोगों को कहा फाइंड आउट ए इनवर्स तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना है 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। लेकिन यहाँ पे कहा हुआ है कि इस इक्वेशन को 0 प्रूव करो एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब होता है कि वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट ए इनवर्स। ठीक है जी। और जब इस इक्वेशन को यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना होता है तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, it implies a square -3a is equals to 7 into i। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला टर्म होती है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। बेटा मैट्रिक्स में एक प्री मल्टीप्लाई होता है, एक पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई मतलब क्या है कि हम लोगों ने उसको आगे रख के मल्टीप्लाई करना है। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब होता है a इनवर्स को पीछे रख के मल्टीप्लाई करना। So it will be like this, देखिए a square into a inverse -3a into a inverse is equals to 7i into a inverse। इस तरह से हम लोग इनवर्स को मैट्रिक्स को साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हैं, यहाँ पावर 2 है -1 पावर है, अल्टीमेटली आंसर आ गया a। और यहाँ पे 3 into i, जैसे आज मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था a into a इनवर्स i होता है या a इनवर्स into a i होता है। और बेटा जी यहाँ पे हमारे पास a इनवर्स ही रह जाएगा, क्योंकि जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है देन दैट मैट्रिक्स विल रिमेन सेम। अब यहां से मेरे पास क्या आता है, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7 a - 3i। चेक कीजिए मैं a इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर रहा हूं, इसी इक्वेशन को यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करूंगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/7, a की वैल्यू पुट करते हैं 5 3 -1 -2 माइनस और 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 3 0 0 3। ठीक है जी। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 1/7 इंटू
5 minus 3 2, 3 minus 0 3, minus 1 minus 0 minus 1, minus 2 minus 3 is minus 5, and this is our required matrix, inverse matrix. ये ध्यान दीजिए बेटा जी, मैंने कहीं पे भी एडजॉइंट नहीं फाइंड आउट किया, कहीं डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड आउट किया, सिर्फ ये इक्वेशन को यूज करके मैंने फाइंड आउट किया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर इक्वेशन 0 प्रूव करके हमको कहा होता है हैंस फाइंड आउट ए इनवर्स, तो उसी इक्वेशन को यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना। और सबसे पहला स्टेप होता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली टर्म होती है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, और उसके बाद प्री मल्टीप्लाई बाय इनवर्स या पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ए इनवर्स की जो वैल्यू रह जाती है उसमें हम लोग मैट्रिसेस और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पुट करते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ system of linear equations, system of linear equations by determinant solution of system of linear equation using determinant। अब बेटा जी हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने एक थर्ड चैप्टर किया था, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वहां पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होती थी, दो वेरिएबल में, उनको सॉल्व किया था। तीन लीनियर इक्वेशन होती थी, तीन वेरिएबल में, उनको सॉल्व किया था। बट वहां पे कोई मेथड नहीं लगाया था, वहां पे मैंने ये कहा था कि हम लोग वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आ जाए, और लीनियर इक्वेशन बेटा जी हमारे पास यहाँ पे भी तीन वेरिएबल में होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, जैसे उसमें लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में था। इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2 होता है। देन a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3 होता है। वहां पे भी हमारे पास इसी तरह से तीन लीनियर इक्वेशंस थी, तीन वेरिएबल में एक्स वाई जेड, और मैंने कहा था कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा ध्यान रखिएगा, जब पेपर में कहा हो ना सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और मेथड कोई अप्लाई ना किया हो, तो हमारी मर्जी होती है कि हम लोगों ने कौन से मेथड से करना। लेकिन स्पेशली अगर मेथड लिखा होगा यूजिंग दिस मेथड, देन यू हैव टू अप्लाई ओनली दैट मेथड। तो मतलब क्या है कि अगर हम लोगों को मेथड गिवन होगा तो वी हैव टू अप्लाई ओनली दैट मेथड। और यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट, बेटा यहाँ पे इसके चार मेथड होते हैं। चार मेथड जो आपकी बुक है इसमें हम लोगों को सिर्फ दो मेथड दिए हुए हैं, एक डिटरमिनेंट मेथड, राइट डाउन, फर्स्ट वन इज डिटरमिनेंट मेथड। लेकिन पुत्र जी इसका जो ज्यादातर यूज होने वाला नेम है दैट इज क्रैमर्स रूल। मैथमेटिशियन था क्रैमर, उसके नेम पे ये रूल बनाया है। और पेपर में क्वेश्चन भी ऐसे लिखा हुआ आता है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल, लेकिन इसको डिटरमिनेंट मेथड भी बोला जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड मेथड हम लोगों के पास होता है मैट्रिक्स मेथड। सेकंड मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन इस साल सिलेबस में इंक्लूडेड है, सो आई विल डिस्कस दिस मेथड आल्सो, और क्वेश्चन भी इसके ऊपर बेस करेंगे। थर्ड वन हमारे पास जो होता है इसके बाद, दैट इज थर्ड मेथड इज लियोनटिफ्स, LEONTIEF, लियोनटिफ्स मेथड या इनपुट आउटपुट मॉडल। लियोनटिफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल, एक ये मेथड होता है, ये आपकी बुक में गिवन है, लियोनटिफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल। एंड फोर्थ टॉपिक जो है, फोर्थ टाइप जो है वो हमारे पास होता है रो रिडक्शन मेथड। रो रिडक्शन मेथड को बेटा जी एक्लियन मेथड भी बोला जाता है, ECHLEON, एक्लियन इक्वेशंस या एक्लियन मेथड। ये भी आपके सिलेबस में है बट आपकी बुक में नहीं है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर बेस भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन की मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास जैसे क्रैमर रूल के क्वेश्चन हैं उसी तरह से क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से थ्री सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, उसको सॉल्व करना है, चाहे डिटरमिनेंट मेथड आ जाए, चाहे मैट्रिक्स मेथड, चाहे लियोनटिफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल आ जाए, या रो रिडक्शन मेथड आ जाए। इक्वेशन वही रहेंगी, सिर्फ मेथड हमारे पास डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है बेटा।
सबसे पहला मेथड डिस्कस करते हैं कि क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास 4 डिटर्मिनेंट होते हैं, 4 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने होते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट, अब ध्यान दीजिएगा, पहला डिटर्मिनेंट होता है हमारे पास A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। चेक कीजिएगा, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये सारे के सारे सिर्फ कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, तो इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों ने D1 फाइंड आउट करना होता है। अब D1 में पुत्र जी पता क्या होता है, जो ये कांस्टेंट टर्म्स होती है ना राइट साइड पे, एक बार याद रखिएगा कि जब क्रैमर रूल अप्लाई करना है ना, तो कांस्टेंट जो टर्म्स है वो सारी की सारी इक्वल टू के दूसरी साइड होनी चाहिए। अगर इक्वालिटी के इस साइड पे है तो पहला स्टेप है कि सारी कांस्टेंट टर्म को इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाइए। अब D1 में क्या होता है, जो ये कांस्टेंट टर्म्स होती हैं इसको पहले कॉलम पे लिख देते हैं D1 D2 D3, और उसके बाद इसके बाकी के दो कॉलम एज इट इज B1 B2 B3, इसके बाद C1 C2 एंड C3। इसी तरह से इसके बाद हमने एक डिटर्मिनेंट D2 फाइंड आउट करना होता है। अब D2 में क्या होता है कि जो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं इसको सेकंड कॉलम में लिखना होता है D1 D2 D3, और यहाँ पे पहला कॉलम D में से A1 A2 A3 एज इट इज, और D में से तीसरा कॉलम भी एज इट इज C1 C2 एंड C3। और उसके बाद थर्ड जो चौथा डिटर्मिनेंट है उसमें क्या करना है, जो ये कांस्टेंट टर्म्स D1 D2 D3 है इसको थर्ड कॉलम में लिख देना है, और यहां से पहला और दूसरा कॉलम एज इट इज नोट डाउन कर लेना है A1 B1 A2 B2 एंड A3 B3। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने एक डिटर्मिनेंट D निकालना है, और वो D डिटर्मिनेंट क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो सारे लिख लेने हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। उसके बाद D1 डिटर्मिनेंट निकालना है, उसमें हम लोग जो ये कांस्टेंट टर्म इक्वालिटी की दूसरी साइड होती हैं इनको लेकर पहला कॉलम लिखते हैं, तो पहला कॉलम हमारे पास D1 D2 D3 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था पहला कॉलम रिमूव करके बाकी दोनों कॉलम लिख देने, और D2 के लिए कांस्टेंट टर्म जो है वो सेकंड कॉलम में लिख देनी, पहला और तीसरा कॉलम इसका एज इट इज, और D3 के लिए हम लोगों ने थर्ड कॉलम में लिख देनी कांस्टेंट टर्म, और इसका पहला और दूसरा कॉलम एज इट इज। मतलब क्या है कि जो D1 D2 D3 है ना उसको हम लोगों ने इसके कॉलम्स में लिखना है। अगर D1 है तो पहले कॉलम में, अगर D2 फाइंड आउट करना है तो दूसरे कॉलम में, और अगर D3 फाइंड आउट करना तो तीसरे कॉलम में। अब इसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो याद रखिएगा x की वैल्यू होती है D1 ओवर D, y की वैल्यू होती है D2 ओवर D, और z की वैल्यू होती है D3 ओवर D। मतलब ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, y की वैल्यू के लिए सेकंड डिटर्मिनेंट को फर्स्ट डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, और z की वैल्यू के लिए थर्ड डिटर्मिनेंट को हम लोग फर्स्ट डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बेटा जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्टली d शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसमें जो है d 0 नहीं होना चाहिए। चेक कीजिए, डिटर्मिनेंट हमारे पास डिनोमिनेटर में d आ रहा है, सो इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। दूसरी बात, अगर d 0 के इक्वल आ जाता है, अगर d 0 के इक्वल आ जाता है तो उसके बाद क्या है, इफ d1 या d2 या D3 इनमें से कोई एक 0 इक्वल नहीं है, मतलब क्या, मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर वाला 0 आ गया लेकिन न्यूमरेटर में से कोई भी एक डिटर्मिनेंट 0 ना आया, देन देयर इज नो सॉल्यूशन, तो उन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होएगा। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। याद कीजिए 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे जब A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2 करते थे। इस केस में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। डिटर्मिनेंट तो 0 है लेकिन D1 D2 D3 में से कोई एक 0 के इक्वल नहीं आया। तीसरा केस, अगर D 0 के इक्वल है और D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, ये तीनों के तीनों डिटर्मिनेंट भी इक्वल टू 0 हैं। मतलब क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर एक केस में 0 ओवर 0 आ गया, then there are infinite solution, then there are infinite solution। तो उस केस में भी हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे पुत्र जी। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
किसी एक वेरिएबल को k कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास इक्वेशंस 2 वेरिएबल में बन जाएंगी और फिर बाकी इक्वेशंस को 10th क्लास के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आंसर इन टर्म्स ऑफ k निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें बहुत ध्यान रखने वाली हैं कि इस क्रैमर्स रूल में डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इन दैट केस हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो उसके बाद देखिए आपका d1 d2 d3 0 तो नहीं आ रहा, और इसके बाद अगर 0 1 नहीं आ रहा, कोई भी एक नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग लिख देंगे नो सॉल्यूशन। और अगर इनके तीनों के डिटर्मिनेंट 0 इक्वल आ गए तो इट मींस देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रैमर्स रूल। नोट कर लीजिए बेटा, क्रैमर्स रूल में एक चीज और होती है, जैसे यहाँ इक्वेशंस लिखी इज इक्वल्स टू d1 d2 d3, अगर हमारे पास इक्वेशंस इस तरह से आ जाती हैं, चेक कीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू 0, और तीसरी इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है कि सारी की सारी राइट हैंड साइड 0 हो जाए। अब बेटा सारी की सारी राइट हैंड साइड 0 हो गई तो d1 की वैल्यू भी 0, d2 की वैल्यू भी 0 और d3 की वैल्यू भी 0 हमारे पास आ जाती है, यानी कि न्यूमरेटर सारे के सारे हमारे पास 0 हो गए। अब अगर न्यूमरेटर सारे के सारे 0 हो गए और डिनोमिनेटर d अगर 0 ना हुआ, अगर d हमारा 0 ना हुआ, देन व्हाट यू नीड टू से, उस वक्त हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास जो है 0 सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब क्या है, d1 की वैल्यू 0, d2 की वैल्यू 0, d3 की वैल्यू 0, तो हमारे पास जो है x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी एंड z की वैल्यू भी 0 आ जाएगी इफ d इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमारे पास d1 d2 d3 तो सारे के सारे 0 आ जाएंगे, अगर d 0 ना हुआ तो सबका आंसर 0 आ जाएगा। और दूसरा केस फिर से वही बात, अगर हमारे पास ये तीनों 0 हैं और कहीं d भी 0 हो गया तो फिर वही केस, d1 ओवर d2 d is 0, d2 ओवर d is 0, d3 ओवर d is 0, तो अगेन हमारे पास यही सिचुएशन आ जाती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, और उस केस में हम लोग कोई एक वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, 3x plus y is equals to 5 and 2x plus 2y is equals to 3। सबसे पहले d ले लेते हैं, 3 1 1 2, और इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 6 minus 1 5। अब उसके बाद d1 में ये कांस्टेंट टर्म पहले कॉलम में लिख लेनी 5 3, और दूसरा कॉलम एज इट इज 1 2। d1 की वैल्यू आ गई 10 minus 3 7, और उसके बाद d2 ले लेते हैं, यानी कि 5 और 3 को सेकंड कॉलम पे लिख लेते हैं, और ये 3 और 1 यहां से 3 1 एज इट इज, और 5 और 3 को दूसरे कॉलम में, ये आ जाता है 9 minus 5, आंसर कम्स आउट टू बी 4। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इट एम्प्लाइज यूजिंग क्रैमर्स रूल, x is equals to d1 over d and y is equals to d2 over d। चेक कीजिए, d1 कितना था 7, d कितना 5 और d2 कितना है 4, d कितना है 5, यानी कि x की वैल्यू 7/5 और y की वैल्यू 4/5।